बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। एक ज़माने में बांझ होना जो है ये एक बहुत बड़ा तंज़ और ताना दिया जाता होता है। बांझ का जो ताना है ये ख़वातीन को ख़ास तौर पे लेना पड़ता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि मर्द भी बांझ हो सकते हैं। और आज पाकिस्तान उन खुशनसीब ममालिक में से है जहाँ बांझपन का जो है वो अल्लाह की रहमत से 100% इलाज जो है वो मुमकिन है। 100% नहीं कहना चाहिए, लेकिन इलाज जो है वो इसका मुमकिन है। आज बात करेंगे डॉक्टर साजिदा शाहनवाज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से आप? कि बांझपन जो है ये मर्दों का और औरतों का मुख्तलिफ क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये फरमाइए कि क्या वाकई जो मैं कह रहा हूँ कि मर्दों के अंदर भी बांझपन होता है, इसकी काफ़ी रेशो है? हाँ, मैंने शायद बड़ी दफ़ा पहले भी हमने ये आपको याद होगा कि हमने जिक्र किया कि हम आज से इरादा करते हैं कि हम बांझ नहीं कहेंगे लेकिन इसके अलावा कोई उर्दू में ऐसा लफ्ज़ मिलता ही नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ है ही नहीं। जैसे आप ज़मीन को देखें, किसी ज़मीन को आपका कभी ऐसी जगह से गुज़र हुआ हो जहाँ पे कटाव थे और टोटल वो लैंड बंजर थी, बांझ थी। कुछ अरसे के बाद उस लैंड में लोगों ने देखा कि ऐसी चेंजेस आती हैं कि वो चीज़ भी दोबारा से ज़रखेज़ हो जाती है। लेकिन इस पे होता है। हाँ, अब उसी तरह मैं बता रही हूँ कि जो चीज़ लफ्ज़ बांझ है ना, उसमें चाहे ज़मीन की क्वालिटी किसी शहर से है, किसी दूसरी जगह से है, उसमें हर जगह पे, जैसे हर जगह में कुछ ज़मीनें होती हैं कि बांझ है। इसी तरह अल्लाह के बंदों में से मुराद है कि कैपेसिटी टू रीप्रोड्यूस जो है वो चैलेंज्ड है। मैं आ रही हूँ, मर्द में बांझ होने की कैपेसिटी ज़्यादा है औरत से। हालांकि ये लफ्ज़ औरत के साथ मंसूब किया जाता है, लेकिन मर्द में क्यों ज़्यादा है? मर्द में कहते हैं ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता या स्पर्म की हेल्थ नहीं होती? हाँ, दो तरह से हो सकता है। एक तो ये है कि क्या वो जो तरीक़ाकार है मुबाशरत का वो कर ही नहीं पाता, तब भी वो बांझ हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो उस तरीके में तो वो ठीक है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी ऑफ सीमन है वो है नहीं, उसमें स्पर्म है ही नहीं। अगर हैं भी तो वो बहुत कम है। अगर कम है, सही भी हैं, तो क्या उनकी मॉर्फोलॉजी, अक्सर जो लैब्स हैं हमारे यहाँ बिलाल साहब, वो टोटल मॉर्फोलॉजी को निगलेक्ट करती। मॉर्फोलॉजी से क्या मतलब? मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि उसकी साख्त, हैयत, स्पर्म की शक्ल कैसी है, वो डिफॉर्म तो नहीं है, वो जिंदा है, उसको फर्टिलाइज, एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए उसकी खास साख्त है। अगर वो साख्त वो नहीं है, आपने चीजें बताई कि उसके अंदर बांझपन जो है वो एक तो कैपेसिटी ना हो कि वो ये अमल कर सके, दूसरा ये कि उसके स्पर्म में दोनों चीजें काबिले इलाज हैं। दोनों चीज़ें काबिल इलाज हैं। दोनों। इसके अलावा मोटिलिटी भी काबिल इलाज है कि अगर वो फर्ज करें कि मूव नहीं कर सकता, क्योंकि एक स्पर्म नहीं मूव कर सकता, एक स्पर्म को एग तक पहुंचने के लिए बेशुमार लंबा रास्ता, हज़ारों मील का रास्ता जो है वो तय करना पड़ता है। उसके लिए उसकी रफ्तार होनी चाहिए। उसमें अगर उसकी रफ्तार प्रॉपर ना हो और एग सिर्फ रहता है 48 आवर्स तक जिंदा, 24 से 48 आवर्स, अगर वो उतनी देर में स्पर्म वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाता, रास्ते में डेड हो जाता है, तो तब भी प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें आप फरमा रही हैं कि काबिल इलाज है? तीनों। एक मैंने बताया कि काउंट कम है या ज़ीरो है, एक मैंने बताया कि उनकी हैयत यानी मॉर्फोलॉजी ख़राब है, तीसरा मैंने बताया कि वो सुस्त रफ्तार है। तीनों चीज़ें जो है वो काबिल इलाज है। अच्छा, ये फरमाइए कि आमतौर पे ख़वातीन को जब देखा जाता है तो अगर उनके अंदर, उनके चेहरे पे ज़्यादा बाल हैं या बाल ज़्यादा सर के गिर रहे हैं, तो कहा जाता है हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं या पॉलीसिस्टिक ओवरी है। अगर मर्दों के अंदर ये बांझपन है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोगों को नहीं पता। सबसे पहले है कि आप एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं होता। परफेक्ट मैन, अच्छा खासा नौजवान, खूबसूरत, मस्कुलर, ज़्यादातर ऐसे लोगों में ये जो ख़ास तौर पे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, अच्छा, इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगी क्यों होते हैं। फिर ऐसे लोगों के अलावा ख़ास तौर पर वो मर्द जिनको गायनेकोमेस्टिया, उसका मतलब है कि उनकी अचानक से उनकी ब्रेस्ट ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, छाती पे फैट ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है, और वो उसको हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, बाकायदा एक प्रॉब्लम है। तीसरी उनकी अलामत ये होती है कि उनकी दाढ़ी के बाल नहीं आ रहे होते, बहुत लेट आ रहे होते हैं, लेट आ रहे हैं, और उनके जो मस्कुलिन सिम्टम्स हैं वो देर से आते हैं।
اچھا یا آتے ہی نہیں. ٹھیک. کئی مرد ہیں ان کی داڑھی آ ہی نہیں رہی ہوتی, وہ شیو کر رہے ہوتے ہیں, ان میں وہ چیزیں جو ایک مرد کی نارمل سمٹمز ہیں وہ نہیں آ رہے ہوتے. یہ ایک سمٹم ہو سکتا ہے, یہ ایک لیکن کیا ضروری ہے کہ یہ واقعی پکا میں نے سمٹم کہا ہے کہ 80% لوگوں میں نہیں ہوتے, نہیں ہوتے؟ ٹھیک. صرف 20% لوگ ہیں جن میں تھوڑی بہت سمٹمز آتی ہیں. ٹھیک. ہم بہت سی ایسی میڈیسنز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں, ڈاکٹرز بھی آ کے ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں جس سے کہ سپرم کاؤنٹ بڑھ جاتا ہے آدمیوں کا. یہ میڈیسنز لینی چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں نے آپ کو ہمیشہ ایک پبلک کو اویئرنیس دینے کی کوشش کرتی ہوں کہ جب آپ درزی کے پاس جاتے ہیں تو اگر آپ اس کو ناپ نہیں دیں گے وہ سٹچ نہیں کرے گا. جب آپ میڈیسن دیتے ہیں نا تو میڈیسن بھی آپ کے ناپ کے مطابق ہے. آپ کا ہو سکتی ہے لیکن اس میں کیا ہے, کیا آپ کا ایف ایس ایچ زیادہ ہے, ایل ایچ زیادہ ہے, ہارمونل امبیلنس ہے, نارمل ہیں, کم ہیں, زیادہ ہیں, یا کوئی اور چیزوں کی پرابلم یعنی کہ اگر ہے, اس کے مطابق میڈیسن. سپرم کاؤنٹ کم ہے اس کے ایگزامینیشن میں, اس کے لیب ٹیسٹ میں, تو اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے ود دا کنسلٹیشن آف دا ڈاکٹر اپ ٹل سرٹن لمٹ, سرٹن لیول. لیکن میں آپ کو ایک چیز چھوٹی سی آج پبلک اویئرنیس, کیونکہ آپ کا پروگرام بہت سارے لوگ سنتے ہیں, میرے پاس او پی ڈی میں ابھی بھی سال ہا سال ہو گئے وہ سبا کے جو ہم نے پروگرام کیے تھے, تو لوگ آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے وہاں پہ یہ بات بتائی تھی. میں لوگوں کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ اسٹیرائڈ کے انجیکشن یہ لگواتے ہیں لوگ, جی مسکولر باڈی اینڈروجنس کے انجیکشنز لگوائے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈاکٹر نے کہا ہے, سوری ٹو سے, کہ ڈاکٹرز ٹھکا ٹھک لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کیا ہے آپ کا اینڈروجن لیول جو ہے وہ کم ہے, اب اس کو لگایا جاتا ہے. میں انہیں ایک مثال دیتی ہوں کہ گملہ ہے نا, گملے میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب اس میں پودا لگاتے ہیں تو نیچے گملے کے, مٹی کے گملے کے نیچے سوراخ ہوتے ہیں, اس کو پانی دیتے جائیں. اگر آپ سوراخ بند کر دیں نیچے سے اور گملے کو پانی دیتے رہیں تو پودا سوکھ جاتا ہے. ایکسیس جو ہارمونز کی ہے وہ خراب کر دیتی ہے. پانی کا ایکسیس جو ہے وہ نیچے سے بہنا چاہیے. ان لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایکسیس بہنے کا سسٹم نہیں ہوتا, تو اگر ہم باہر سے انجیکشن یا وہ چیزیں دیں گے تو یہ لوگ بالکل زیرو سپرم, جن کے کم بھی ہوتے ہیں بے شمار, میں نے ایسے میل دیکھے ہیں کہ وہ اپنی ٹریٹمنٹ کروا کے زیرو سپرم کا شکار. ایک آدمی جس کی عمر حالانکہ پہلے تھے اگر عمر زیادہ ہو, فرض کیجیے 60-70 سال ہے اور وہ شادی کر لیتا ہے, تو کیا اس کی سپرم کی اسٹرینتھ بڑھائی جا سکتی ہے؟ بڑھائی جا سکتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلے تو ہم رول آؤٹ کریں کہ ان کو کوئی اور میٹابولک ڈس آرڈر تو نہیں ہے, کیا مسئلہ ہے, کیونکہ ہر میڈیسن کا سائیڈ سپرم کی اسٹرینتھ کم نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. ان کی ساخت بھی ڈیمیج ہوتی ہے, ان کی موٹیلٹی کم ہوتی ہے. ہم جیسے فیمیل میں کہتے ہیں مینوپاز, ایسے میل میں اینڈروپاز بھی آتا ہے. اس کا مطلب بڑی عمر میں مردوں کو بھی شادی میں احتیاط برتنی چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. بڑی عمر کے مرد جب شادی کرتے ہیں, بچہ تو پیدا ہو جاتا ہے بعض دفعہ, لیکن ہم نے دیکھا ہے ان بچوں میں ڈیلیڈ مائل سٹون آتے ہیں, ان کا آئی کیو لیول کم ہوتا ہے, ان میں بے شمار مسائل آ سکتے ہیں. محمود ہمارے ساتھ ہیں. جی محمود, السلام علیکم بیٹا. جی محمود آپ اپنے ٹیلی ویژن بند کر دیجئے پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا. جی سر, کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹیلی ویژن بند کر دیجئے گا, بات کیجئے. جی جی جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہے. جی الحمدللہ, فرمائیے. سر آپ قطب صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں قطب بات کر رہا ہوں. جی میرا نام محمود احمد ہے اور میری وائف کا نام عائشہ ہے. ہم یہ ڈاکٹر ساجدہ صاحبہ سے ریکویسٹ کرنے کے لیے فون کیا ہے کہ ہمارے بھی آئی وی ایف میں مدد کی جائے, کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر پا رہے. 2 وزٹ ان کے پاس کیے ہیں ہم نے, لیکن ہماری گنجائش, ہم مایوس ہو چکے تھے. پھر ہم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہمیں. محمود ٹھیک ہے, آپ ضرور تشریف لائیے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو جو باہر سے چیزیں لینی ہیں وہ تو لینی پڑیں گی نا. جی سر, میں آلریڈی 2 وزٹ کر چکا ہوں, میں اپنی میڈیسن لے رہا ہوں, لیکن میں نے آگے کا میں جو وہ معاف کرانا چاہ رہا ہوں. میرا نمبر ہے 9768. آپ بیٹا آپ اپنا نام جو ہے وہ لکھوا دیجئے, جہاں آپ نے کال کیا ہے وہ لکھ لیں گے, آپ کا نام ہے. آپ اس کلپ کو بھی لے کے جا سکتے ہیں ڈاکٹر ساجدہ کے پاس. ڈاکٹر ساجدہ ول ڈیفینیٹلی اسسٹ یو. آپ کا مسئلہ ہے کیا ویسے؟ ہماری سر شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں, ہماری اولاد نہیں ہے. آئی وی ایف کے سلسلے میں ہم گئے تھے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا ہم نے بہت زیادہ سنا تھا. اچھا. اور ہمیں رسپانس بھی بہت اچھا ملا وہاں پہ,
लेकिन आगे फिर अभी अगर मैं इलाज कराता हूँ तो मुझे फिर अपना रक्षा भी बेचना पड़ेगा। अच्छा महमूद एक मिनट, जब आप आए थे, अब तो चलो आप बिलाल साहब की रेफरेंस से बात कर रहे हो, मुझे ये बताएं कि आपको क्या अकोमोडेट नहीं किया था? जो पुअर पेशेंट आते हैं बाहर, डॉक्टर इकरा मिली थी? ये सारे गरीब मरीजों को ये अंदर ले लेके आ रही होती है, मैडम इसका FBR पे फ्री करें। आपको वहाँ हेल्प अगर मिली थी तो फिर इशू क्या है महमूद? आपको अप्रूवल के लिए आपको किया था, हमने कहा था कि अप्रूव करवाते हैं आपका। जी जी बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था मैं। तो फिर आपको वो थोड़ा सा टाइम नहीं, वो टाइम लगता है अप्रूवल में टाइम इस तरह लगता है कि हमें जो भी अप्लाई करता है, जो बंदा आ जाता है, अगर वो नॉन अफोर्डिंग क्लास है तो उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। थोड़ा सा तरीका है, हमने एक टीम के कुछ लोग रखे हैं कि वाकई ये अगर कह रहे हैं कि मैंने रिक्शा चलाते हैं या इस तरह, वाकई अगर इनकी ये। आपको कितना अरसा हुआ आप गए थे लास्ट टाइम बेटा? ये हम पिछले 1 महीने से अभी दूसरा महीना में चल रहा है, इसमें 2 विजिट किए हैं हमने। आप हमारे घर भी विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जो भी आप तसल्ली करना चाहें। अच्छा, इनकी टीम भी आपको इन्वेस्टिगेट कर रही होगी ना, तो वो आपसे कॉरेस्पॉन्ड करेगी इंशाल्लाह? बिल्कुल करेंगे, और अब तो आप खैर लकी कॉलर बन ही गया है, इसको पता है कि मैंने करना है। जी इजाज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र इजाज़, हुक्म फरमाइए। जी कराची से बात कर रहा हूँ और डॉक्टर साजिदा शाहनवाज का पेशेंट हूँ। अच्छा। और लास्ट 1 ईयर से जो है मैं मतलब इनके पास विजिट कर रहा हूँ, और रिसेंटली मैंने जो है दिसंबर में इनसे स्टेम सेल करवाया था लाहौर से, और उसके बाद अभी 14 मई को मैंने जो है इनसे जो है अपना बायोप्सी करवाई है, और उसका भी रिजल्ट नहीं आया। तो मैडम साहिबा ने फेसबुक पर पोस्ट लगाई थी कि जो पहले 2 कॉलर होंगे उनकी मैं इक्सी और जेंडर सिलेक्शन फ्री करूंगी। तो मैं जी रात से मैं मतलब जाग रहा हूँ, और आपको भी मैं बहुत सालों से मतलब देख रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पर, और बहुत इन्फॉर्मेटिव और रिलीजिकली आपके प्रोग्राम और आपकी बातें माशाल्लाह बहुत जबरदस्त होती हैं। और मैं तकरीबन जो है पिछले 10-12 साल से पूरी दुनिया से मतलब जो है ना रिसर्च कर रहा हूँ इसका, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो है ना वो हमारे पाकिस्तान की ये मतलब डॉक्टर हैं, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और तरक्की दे। आमीन आमीन। मुझे ये बताइए कि अभी आपकी इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी ये लकी कॉलर में 2 कॉलर्स में आना चाह रहे हैं। जी मैं लकी कॉलर को अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो लकी कॉलर तो आप हो गए ना? हो गए जी, हो गया माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो इन्होंने स्टेम सेल किया था, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैंने अभी बायोप्सी नहीं हुई, अभी हमने टेस्ट नहीं किया ना उसके बाद। वो स्टेम सेल जो है वो कितने कामयाब। अच्छा, वैसे भी जितने लोगों के हम स्टेम सेल करते हैं उनकी बायोप्सी हम फ्री करते हैं। ठीक, ये सारे मेरे पेशेंट्स को पता है। अगर उनके स्पर्म मिल जाएं तो फ्रीजिंग चार्जेस होते हैं, अगर ना मिले तो उनके वो जो फ्रीजिंग। ये स्टेम सेल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ये आपके लिए शायद नया हो, लेकिन स्टेम सेल के ऊपर फिर लंबी बात ज़रूर करेंगे, लेकिन अगले कॉलर से पहले बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम जी, मैं बशर बात कर रहा हूँ समुद्री फैसलाबाद से। जनाब अली बिस्मिल्लाह। जी मैंने ना मैम से पूछना था, मैंने टेस्ट करवाया था, मेरी स्पर्म मोर्टेलिटी जो है ना वो 2-3% है बस। अच्छा, तो उसके लिए इक्सी प्रोसीजर करवाना पड़ेगा? 100% कराना पड़ेगा, क्योंकि 2-3% मोटिलिटी जो है वो इंटायरली इम्पॉसिबल है उसमें आपका नॉर्मल। क्योंकि जब नॉर्मल अगर फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम भी आपके 40% स्पर्म मोटाइल होना चाहिए। मोटिलिटी का मतलब है कि जिंदा हो और वो खुद जाए। एक लश्कर की सूरत में लोगों का अक्सर सवाल होता है कि अब इसे पेशेंट करेगा क्या? ये हमारे पास आए IVF के लिए, या जो इनको सेंटर करीब पड़ता है IVF कराना, IVF ताकि वो जो 2-3% है उनमें से सेलेक्ट करेंगे। जी, जो मोटाइल नहीं भी हैं, फर्ज करें कि अगर किसी के मोटाइल नहीं भी तब भी उनका IVF हो सकता है। इनके तो 2% मोटाइल हैं, तो ये अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात है, इसमें सक्सेस बेटर है एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको बेटा? हाँ जी आए। और वो मैं लकी कॉलर में आया हूँ कि नहीं, मैंने ये भी पूछना था। 2 लकी कॉलर के थे यार, चल तीसरा भी लकी कॉलर है ना, और देखो जबरदस्ती डलवा दी है औरत है ना यार, अच्छा कर देंगे। डॉक्टर साहब पहले वैसे आप 5 लेती थी, अब जरा अभी 5 कर दो। हालात जो है वो इतने ये समुद्री से एक्सपेंसिव। हाँ, ये समुद्री से बात कर रहे हैं, वहाँ पे बाबा सूफी बरकत अली। ठीक है, बिलाल साहब ने कह दिया तो कैसे हो सकता है? आपने ठीक हो गया बेटा।
देखिए कहाँ से लोग किस किस उम्मीद से फ़ोन करते हैं। वाह जी, आसमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं आसमा इजाज बात कर रही हूँ शेखपुरा से। जी जी अस्मा, हुक्म। तो सर मैं डॉक्टर साहब के पास गई थी सर्दियों में तकरीबन जी। अच्छा। तो मुझे मसला था, मेरी शादी को तकरीबन 7 साल हो गए हैं। हाँ। तो अभी तक कोई बेबी वगैरह नहीं है। अच्छा। तो मुझे बस कुछ प्रॉब्लम थी जो डॉक्टर से मैंने डिस्कस की थी। अच्छा। तो उन्होंने बेबी टेस्ट ट्यूब के बारे में बताया था कि मैं उसका इलाज करूंगी आपका। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने डिस्काउंट करके तो तकरीबन 70,000 रुपीज बताए थे। 70,000? हमारा तो जो फ्री भी IVF होता है उसमें भी 2-2.5 लाख की मेडिसिन लानी पड़ती है, 2 लाख। अच्छा, आपको 70,000 किसने बताए थे बेटा? जी 70,000 रुपीज बताए थे। किसने बताए थे? डॉक्टर साइदा साहबा ने। क्या IVF का बताया IVF था? के लिए? जी 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 IVF का? हाँ। नहीं बेटा। कब आए थे आप, किस सन में? सर्दियों में थे, तकरीबन नवंबर-दिसंबर की बात है तकरीबन। नहीं, इन्हें नहीं समझ आ रही। नहीं, आप, इनका नाम क्या है? सॉरी, आसमा। आसमा इजाज है। आसमा जी आपका IVF का 70,000 बताया था। जी जी 70,000 आपका IVF क्यों होना था? एक मिनट। बेबी टेस्ट ट्यूब के बारे में, क्योंकि मेरे पीरियड्स का मसला था। पीरियड्स मुझे ना नहीं, तकरीबन पीरियड्स की वजह से हम बेबी टेस्ट ट्यूब नहीं करते, मुझे समझ आ गई है। इनका हमने हिस्ट्रोस्कोपी और वो बताया होगा, एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम ट्यूबल कैनलाइजेशन, लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, फिर उसके बाद हम प्लान करते हैं कि क्या IVF होना है या क्या होना है। तो अच्छा आसमा, आपका सवाल क्या बेटा? प्रोसीजर को तो फुल डिस्काउंट करके 70,000 बताया था। तो उसके बाद फिर सिर्फ आपको पता है कि कुछ मसाइल की वजह से हम आ नहीं पाए। तो डिस्काउंट करके भी इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से दोबारा नहीं बस आ सके। तो आप प्लीज कोई देखें। आप अगर आप क्या चाहती हैं, मतलब आपको फैसिलिटी वहाँ आपके गांव या आपके शहर में प्रोवाइड की जाए? आप क्या कह रही हैं? नहीं, वो कोई मसला नहीं, हम उधर भी आ सकते हैं, लाहौर भी आ सकते तो हैं। आप जब जा रही थी तो फिर आपने डिस्कंटिन्यू क्यों किया? वो कह रही है मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। इसी वजह से वो बस आपको पता है कि डिस्काउंट इतना होके भी अफोर्ड करने के मसले मसाइल थे, इसकी वजह से नहीं आ सके हम। तो अभी आप पूछ क्या रही हैं? हम ये पूछ रहे हैं कि ये हम दोबारा से अगर शुरू करवाएं तो ये हमें फ्री में हो सकता है हमारा? अच्छा, अब पता क्या, ये सबसे पहले तो मैं ये गलत फहमी निकालूं कि ये क्या है। IVF एक ऐसा तरीकाकार है जिस पे 5 से 6 लाख की कॉस्ट आनी है। इस वक्त सबसे कम हमारा इदारा जो है वो IVF के चार्जेस को बियर कर रहा है। ठीक है, इस वक्त 10-12 लाख पाकिस्तान में भी सेंटर्स हैं कि जहाँ पे हो रहे हैं। इस पे ऊपर भी अगर किसी पेशेंट का हमें पता चले कि हमारे क्लिनिक में ऐसा पेशेंट आ गया है कि जो नहीं अफोर्ड करता, उसको कम से कम हम 6 माह का टाइम देते हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, वो हमारा तरीकाकार है। उसके बाद देखा जाता है अगर हाफ चार्जेस हो जाएं ठीक, तो उनको हाफ चार्जेस पे किया जाता है। हाफ चार्जेस मेरी फ़ी पे हो सकते हैं, हॉस्पिटल की लैब पे हो सकते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट की फ़ी पे हो सकते हैं और हॉस्पिटल के बाकी एक्सपेंस पे हो सकते हैं। लेकिन हाफ चार्जेस मेडिसिन पे नहीं हो सकते, वो बाजार से खरीदनी, वो लेनी है। मेडिसिन 2 तरह की होती हैं। लोगों का ख्याल है कि जो मैं अंडा बनने की मेडिसिन ले रहा हूँ वो तो मैंने खुद खरीदी, गोलियां भी मैंने खुद खरीदी, क्योंकि मुझे बाज़ दफ़ा पेशेंट ने कहा था कि आपने कहा था मेडिसिन फ्री है। मेडिसिन तो हम, गोलियां तो हम खुद ले रहे हैं। मेडिसिन में कंज्यूमेबल भी आते हैं। कंज्यूमेबल का मतलब है मैंने जिस दिन IVF करना है, अगर आप मुझे कहते हैं फ्री केक बना के दें, तो केक में मुझे क्या मैदा चाहिए, चीनी चाहिए, घी चाहिए, वो चीज़ें आप मुझे प्रोवाइड करेंगे। जो आपको चीज़ें कंज्यूमेबल और मीडियाज जो हैं वो चाहिए होंगे और वो पे करेगा पेशेंट। हमारे पास कोई ऐसी NGO, कोई गवर्नमेंट सेटअप ऐसा नहीं है जो मेडिसिन फ्री करे। हाँ, मैं अपनी ज़कात के पैसों से, मैंने एक अपनी NGO से उन पेशेंट को, वो भी जो जिनको ज़कात लगती है, उनको फिर मैं कुछ मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट भी अरेंज कर देती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम रहीम यार खान। फारूक, वालेकुम सलाम। जी जनाब, फारूक अहमद अर्ज कर रहा हूँ हुजूर। बिस्मिल्लाह, हुक्म करें।
कैसे हैं सर, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का हुजूर करम। आपसे बात करके बहुत दिल को सुकून मिला। सलामत रहिए, हुक्म कीजिए। अच्छा, लेडी डॉक्टर साहबा से सर ये पूछना था कि मेरी बहन है, उनकी शादी को हो गए हैं तकरीबन 8 साल, अच्छा, तो उनके यहाँ अभी तक कोई औलाद नहीं हुई। तो उन्होंने वहाँ यहाँ लोकल तो काफी चेकअप करवाया है, लेकिन इसी तरह के इदारे में अभी तक नहीं गई वो, जिस तरह ये डॉक्टर साहबा उन्हें जाना चाहिए ना। एज कितनी है? उम्र कितनी है बहन की? उनकी उम्र तकरीबन 30 प्लस 32 साल होगी या 32 साल। तो बेहतर है कि बहन को भी और बहनोई दोनों का टेस्ट करवाएं आप, ठीक है? ठीक है। और फौरी तौर पर अगर उनका प्रॉब्लम है तो 35 से पहले पहले इलाज करा लें। हमारे पास बिलाल साहब ये होता है कि पेशेंट आते हैं, जीरो स्पर्म था, खवातीन की भी 40 से क्रॉस कर गई है। एज ब्रैकेट अब- क्या होती है? आईवीएफ की एज ब्रैकेट क्या होनी चाहिए? आईवीएफ में 40 से, वैसे तो हमें आइडियली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो कहते हैं जी 35 से पहले पहले करें, ठीक। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ठीक। तो मैं ये कहती लोग हूँ wait कम से करते कम 40 तक जो है वो आपको करा लेना चाहिए। लेकिन हमारे पास बाज़ दफ़ा लेट पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब पहले हमारे पास पैसे ही नहीं थे, पहले और सब मैं एक केस facility को नहीं जानता हूँ जिन्होंने कि 2-3 अटैम्प्ट किए आईवीएफ के और वो बिलो 30 के ऊपर, और वो सारे के सारे नाकाम हुए, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से वो नेचुरली कंसीव हो गया। ये नेचुरल कंसीव कैसे हो सकता है अगर आईवीएफ भी फेल हो रहा हो? बिल्कुल हो सकता है। मैं अपने पेशेंट को हमेशा एक बात समझाती हूँ कि जब भी एक आईवीएफ फेल हो जाए, वो बेशक फेल हो जाए, लेकिन वो हमें आपके स्पर्म फंक्शन टेस्ट और ओवम फंक्शन टेस्ट के बारे में हमें जानकारी देता है। अगर आप कहें ना कि एक खातून के इनफर्टाइल कपल के, मर्द और औरत के हमने फंक्शन टेस्ट कराने हैं, तो वो उतने ही पैसे लगेंगे जितने आईवीएफ के लगेंगे। तो हमें कम से कम पता चल जाता है कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। फिर उस लीड को लेके, बेशक वो मेरे कई पेशेंट हैं आईवीएफ नाकाम हो गया, उसके बाद हमें समझ आती है कि इसका प्रॉब्लम यहाँ पे है, फिर उसकी बाज़ दफ़ा मेडिकेशन देते हैं, पेशेंट नेचुरल कंसीव कर जाते हैं। लेट एज अगर 35 के करीब हो तो क्या प्रेगनेंसी के अंदर मसाइल ज़्यादा पैदा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि 35 के बाद क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक। अगर पहले आप 35 से पहले करें खातून की तो उम्र कह रही हैं आप? जी जी, या आदमी? खातून नहीं, खातून की ठीक। उम्र जिसके पेट में बच्चा पलना है। 35 के बाद 1 in 350 यानी 350 औरतों में से एक औरत को क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का रिस्क है, ठीक। और इससे पहले 1 in 44,000, वो ठीक रिस्क है, बहुत कम है। इतना रिस्क कम है। इसका मतलब 35 पे अगर कंसीव कर रही है तो उसको कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए कुछ हफ्तों के बाद प्रेगनेंसी के, कि बच्चा नॉर्मल है? बिल्कुल कराने चाहिए। 3 माह के बाद उन्हें एक ख़ास किस्म का अल्ट्रासाउंड होता है। अच्छा। वो बहुत अच्छे अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट से, ये नहीं कि वो गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अच्छा। वो अल्ट्रासाउंड जो न्यूक्लियर थिकनेस जो है बच्चे की देख सकता हो, और इसके अलावा कुछ और साइन Genetic सिम्टम्स test भी हो होते सकते हैं। जेनेटिक टेस्ट है जो ट्रिपल टेस्ट कहते हैं ब्लड के, वो हम कर सकते हैं। उससे पता उससे चल क्या क्या सकता पता है। चलेगा? उससे हमें पता चलता है कि जो ट्रिपल टेस्ट है ना, उसमें कुछ हार्मोन्स के लेवल होते हैं, उससे हमारी प्रिडिक्शन है, इट इज़ नॉट कन्फर्मेशन, प्रिडिक्शन होती है। जब वो एबनॉर्मल टेस्ट आ रहे होते हैं तो उससे अंदाज़ा होता है कि इस प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत रिस्क है एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं। एबनॉर्मेलिटी मतलब लेकिन वो Down syndrome कंफर्म हो जो सकता है, यस, और ट्रांसजेंडर हो सकता है, इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज ट्रांसजेंडर का इतनी जल्दी पता नहीं नहीं चल चलता, सकता। ट्रांसजेंडर का नहीं। इसके अलावा जो Down बड़े syndrome का न्यूरल चल जाता ट्यूब है। डिफेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं, या बच्चे में क्रोमोसोम ही जैसे XXY है, जो कुछ ऐसे चीज़ें जो ट्रांसजेंडर से भी बियॉन्ड है, ठीक है, उनमें बड़े बड़े क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में बड़ी बड़ी बीमारियां 3 महीने के बाद इसका मतलब टेस्ट करा लेना चाहिए, ज़रूर उम्र ज़्यादा कराना हो। चाहिए जिनमें रिस्क है, जिनमें हर एक को नहीं, ठीक है, हर एक को नहीं। बहुत सारी खवातीन हैं 40 तक बिल्कुल सही बच्चे होते ठीक। जी अस्सलाम हैं वालेकुम अगर वो बेटा। सही हों। अगर वो सही हेल्थी ठीक हो, ठीक है जी। वसीम अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र मेरा बेटा, हुक्म। जी वसीम। जी वसीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट ले लें, कॉल्स काफ़ी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आईवीएफ की कामयाबी के चांसेस कितने होते हैं? ये डिपेंड करता है कपल टू कपल। अच्छा। मैक्सिमम चांसेस अगर हम करें ना तो हम 52 भी दे सकते हैं लोगों को चांस, लेकिन एवरेज रेंज 40 से 42% है।
اور تو ایک لیکن نارمل سنیں کپل نا، اگر ہے اس کی بھی چانسز 40-50% ہی ہوتے ہیں؟ ایک نارمل میاں بیوی کے ایک مہینے میں کنسیو کرنے کا چانس ایوریج 40%، 40% ہوتا ہے. اور اس لیے ہم میکسیمم 40-42% دیتے ہیں. آئی وی ایف میں بھی اب آپ نے یہ کہ میں نے 50 کیوں کہا؟ جی 50 یہ کہا کہ جیسے جن لوگوں میں میں فروزن ایمبریو رکھ رہی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ پہلے سے بہت اچھا بلاسٹوسسٹ ہے، ہیچنگ بلاسٹوسسٹ ہے، اور اس کو ہم اندر رکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا 50% مرحلہ تو ٹھیک ہو گیا نا، اب ان میں چانس بڑھ گیا ٹھیک. بچہ اچھا اگر ایک نارمل کپل ہے اور وہ اپنے چانس کو 40% سے بڑھانا چاہتا ہے، کیا ڈائٹ بہتر کر سکتا ہے یا کوئی اور چیز ایسی جو کہ وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو انوائرمنٹ جو ہے نا اس کا بہت بڑا رول ہے. اچھا اس میں کوئی میڈیکل سائنس ہمیں نہیں سمجھاتی. انوائرمنٹ میں ڈائٹ بھی آتی ہے ٹھیک. اور آپ کا سوشل ریلیشن شپ بھی آتا ہے لوگوں کے ساتھ. 1 to 1 یا جنرلی سب کے ساتھ؟ سب کے ساتھ. آپ نے ڈائٹ اور ہمارا جو سوشل ریلیشن شپ ہے، ایٹماسفیئر ہے، آپ کیسے رہ رہے ہیں، وہ چیز اگر کسی کی ڈسٹرب ہے نا تو تیار ہو جائیں. میں جتنے مرضی بلاسٹوسس لے کر پھرتی رہوں، پھر آپ کا امپلانٹیشن اچھا نہیں ہوگا. اور سب ایک وقفے پہ جانا ہے. یہ بات جو ہے نا یہ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو فرٹیلیٹی ہے یہ 40% ایک عام نارمل کپل کی. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے. اور اگر آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ اپنی انوائرمنٹ کا رکھنا ہے. انوائرمنٹ میں آپ کا کھانا بھی آتا ہے جس میں فاسٹ فوڈ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کے تعلقات لوگوں سے کیسے ہیں، آپ ہیپی ہیں یا سیڈ ہیں، اس سے فرق پڑے گا کہ آپ کنسیو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. چھوٹا سا وقفہ، ابھی واپس آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو ان لوگوں سے ملواتے ہیں جو کہ حقیقت میں جو ہیں وہ پیشنٹ بھی ہیں اور وہ امید سے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. وہ جو کیسز ہیں ذرا وہ اسے ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ سلیم ہے یہ میرا نام. سلیم نام ہے آپ کا. سلیم کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری عمر 42 سال. 42 سال. جی. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کا پرابلم کیا تھا؟ زیرو اسپرم تھے میرے. اس کو کہتے ہیں زیرو اسپرم کو کیا کہتے ہیں؟ ایزوسپرمیا تھا. تو پھر آپ نے علاج کروانا شروع کیا؟ ہاں جی. اس سے میں میڈم سے میں نے نا بھی ایک اسٹیم سیل بھی ایک کرایا. اچھا. تو اب میرے سپرم آ گئے. اسپرم بن گئے؟ جی بن گئے. اچھا تو میں میڈم کا بڑا شکر بھی گزار ہوں. اچھا جب میڈم کے پاس نہیں تھے تو کوئی امید تھی؟ نہیں امید تو اللہ پہ تھی. صحیح بات ہے. جی. میں نے بڑے بڑے کیموں سے میں نے علاج بھی کرایا تو کسی سے مجھے ایک فرق بھی نہیں پڑا. کوئی فرق نہیں پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا یہ کب آپ کو خبر ملی کہ اسپرم اب بننے شروع ہو گئے؟ یہ مجھے ابھی اسٹیم سیل کے بعد. کتنا عرصہ ہوا؟ یہ مجھے کوئی ایک ماہ ہو گیا. 1 ماہ ہو گیا. نہیں 1 ماہ اسپرم کے پتہ چلنے کا، اسٹیم سیل کو تو 6 ماہ ہو گئے. تو ابھی یہ آئی وی ایف کی طرف جائیں گے ڈاکٹر صاحب کیا؟ ان کے بہتر ہیں. ان کے اسپرم 1-2 لیبس میں انہوں نے تو یہ تھا کہ پہلے باہر لیبارٹریوں میں کرائے، پھر ہم نے انہیں بلایا کہ ہمیں بھی کنفرم کرائیں، لیکن ان کے اچھے اسپرم ہیں. اچھا. ان کو میرا نہیں خیال کہ آئی وی ایف کی ضرورت کرانا پڑے. بہت اچھی بات ہے نا. تو ابھی خوش ہو؟ ہاں جی بہت. ذرا پیچھے دینا بہن کو، جو بھی بات کرنا چاہے آپ میں سے. کیا نام آپ کا بیٹا؟ نازیہ. اونچا بول رہے ہیں بیٹا. نازیہ. نادیہ آپ کا کیا ایشو تھا؟ میاں کے اندر پرابلم تھا، ایزوسپرمیا تھا؟ ہاں جی میاں کے نہیں 0%. 0%. ہاں جی بہت علاج کروایا، کوئی فرق نہیں پڑا. آپ نے اپنا بھی ٹیسٹ کروایا تھا؟ ہاں جی ہم ٹھیک تھے بالکل. اور میاں 0% اور کوئی بڑے علاج کروائے کوئی نہیں حل ہویا. تو آپ کو پتہ کیسے چلا کہ میاں کا 0 اسپرم ہے، ایزوسپرمیا؟ چیک کروائے نا، دوائیاں لیں، کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا. ہاں جی. لوگ دوائیاں دے رہے تھے اس پہ آپ کو؟ ہاں جی. کہاں سے چیک کرایا؟ 8 سال ہو گئے شادی کو. اچھا. بہت علاج کروایا نا اور کوئی فرق نہیں پڑا. اور ادھر ہمیں 3-4 ماہ سے پہلے پتہ چلا ہے اور ہم ادھر آئے ہیں اور ہم پہلے سے بہت بہتر ہیں اور 2 ماہ سے ہم. تو آپ کے میاں کا علاج ہوا؟ ہاں جی. اور اس علاج نے پھر سپرم پیدا کرنا شروع کیا؟ جی. تو کوئی خوشخبری بھی ہے؟ ہاں جی 2 ماہ ہے. خوشخبری ماشاءاللہ. اور یہ نیچرلی ہوا؟ بہت خوش ہیں ہم. اور یہ نیچرل برتھ ہے؟
ये Natural pregnancy. इनका IUI हमने किया था, IUI किया था। अभी हम IVF बहुत पर नहीं खुश किया। हैं। हाँ माशाल्लाह ताला। हाँ आयत जी। करीमा पढ़ती रहो। हाँ जी। मियाँ को देना ज़रा। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हुजूर एक साहब खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत खुश हैं। तो बस इस बात पे कि ज़ीरो स्पर्म हो, आदमी जो है आमतौर पे अपने टेस्ट करवाते नहीं हैं। बस जी पहले इधर लाहौर में ही अस्पताल था, 2 अस्पताल था, उधर पहले दवाई लिया है। अच्छा बहुत दवाई लिया 8 साल हो गए। अच्छा तो कोई नहीं सी पता। डॉक्टर साहब ये जो ज़ीरो स्पर्म है तो वो दवाइयाँ कौन सी दे रहे होते हैं और क्या इलाज कर रहे होते हैं? एक्चुअली कहते हैं कि यही हमने तो सारे बात इलाज है ना, कराए। इंजेक्टेबल भी लगवाते हैं लोगों को, इसके अलावा हार्मोन्स देते हैं, फूड सप्लीमेंट धड़ाधड़ दे रहे होते हैं। उससे फ़र्क पड़ेगा? उससे Zero मैंने sperm वही है? बताया ना कि जब आप बहुत ज़्यादा फूड सप्लीमेंट देंगे बगैर सोचे समझे कि किसको तो किस पौधा चीज़ जल की जाएगा। ज़रूरत है ना, ठीक। और ओवर देंगे तो वही बात है कि पौधा जल जाएगा। पानी ज़्यादा देंगे इस बात पे कि जी पौधा बढ़ेगा तो वो जल जाएगा। ठीक। तो इसी तरह है कि इन लोगों को एक ही चीज़ होती है, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, वही हार्मोनल सप्लीमेंट हैं। आजकल तो न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं ना, पाकिस्तान में आखिर आ गई है। हाँ। कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं है, पाबंदी पाबंदी नहीं है, और वो इतनी ज़्यादा लिखते हैं कि आपकी सोच होगी। अब न्यूट्रास्यूटिकल अगर मेरे पास ये 2 लोग मौजूद हैं तो मैं दोनों को डिफरेंट दूंगी। ठीक। इनमें से एक थिन लीन बंदा है, उसके लिए मुझे डिफरेंट देना है। एक बंदा जिसकी सेंट्रल ओबेसिटी है, उसको मैंने डिफरेंट न्यूट्रास्यूटिकल देना है। एक वो बंदा जिसकी सिमेट्री ठीक है, ब्लड प्रेशर भी नहीं, सब कुछ ठीक है, फिट है, उसके लिए डिफरेंट। डॉक्टर साहब ओबेसिटी अगर मोटा आदमी हो तो उसके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं बांझ होने के? जिन मर्दों में सेंट्रल ओबेसिटी है, सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब है कि उनका पेट बहुत बड़ा हुआ है, बाकी वो थिन है। हाँ। पेट अगर बड़ा हुआ है, उन लोगों में इवन 1-2 बच्चों के बाद भी ज़ीरो स्पर्म होने का चांस है। अच्छा। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जेंडर सिलेक्शन के लिए। वो आके कहते हैं डॉक्टर साहब जेंडर सिलेक्शन करानी है, 3 बेटियां होती हैं पहले। जब मैं रूटीन का टेस्ट कराती हूँ तो पता चलता है स्पर्म ज़ीरो। ये कैसे हो गया? मतलब एक दफ़ा मैं खुद भी उछलती हूँ। अच्छा, अब हम लोगों ने ये किया है लैब का सिस्टम कि आपका एक हम मैनुअल टेस्ट भी करते हैं और एक कासा टेस्ट भी करते हैं, कंप्यूटराइज्ड असेसमेंट ऑफ सीमन एनालिसिस। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है जो आपके अंदर जितने स्पर्म हैं उस कंप्यूटर ने एक को उठा के स्टडी करना है। इनमें से इतने नॉर्मल हैं, इतने एबनॉर्मल हैं, इतनों का हेड डैमेज है, इतनी की टेल डैमेज है। अच्छा, वो इतनी बारीकी से टेस्ट जो डैमेज हो स्पर्म उनके साथ कंसीव नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अब डैमेज होने की सबसे बड़ी बात आपने वो शायद आपको भूल गई, आप वक्फे से पहले बात कर रहे थे। मैंने आपको क्या कहा कि एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। सबसे बड़ी चीज़ है एनवायरनमेंट में। क्यों? हमारे आप जितने मज़ाहिब उठा लें, मेरे से ज़्यादा तो आपको पता है कि हर मज़हब इसी बात पे फोकस्ड है, सिला रहमी और लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात। क्योंकि जब हम किसी से मतलब हैप्पी मैरिज के अंदर कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा हैं, हैप्पी मैरिज में भी और दूसरे रिलेशनशिप में भी। जितने रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप होगा, चाहे वो आपके सगे भाई का ही ब्रेकअप है, वो आपको डैमेज जरूर करेगा। आपके स्पर्म डैमेज हो रहे हैं, आपके स्पर्म को तो डैमेज उसने लाजमी करना है ना। तेरी खैर। ये पक्का सोच लें। खवातीन में ओवेरियन फेलियर हो सकता है। लोगों में जब हम नहीं मिलते ना, आपको शायद हमारे यहाँ लोगों को, जो लोग डॉक्टर्स भी नहीं है, आपका माशाल्लाह इतना अच्छा नॉलेज है, आपको पता है ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो जब हम किसी को हक करते हैं, जब हम प्यार करते हैं, किसी के सर पे दस्ते शफकत रखते हैं, बच्चों को उनका माथा चूमते हैं और हक करते हैं, तो ये ऑक्सीटोसिन सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है बॉडी में। जब आपके ऑक्सीटोसिन की कमी होनी शुरू हो जाती है तो आपके गोनेडल डिसफंक्शन जो हैं, जो गोनेड्स हैं औरतों में ओवरीज और मर्दों में टेस्टिस, ये ख़राब होना शुरू तो इसका मतलब ये कोई बहुत बड़ी फ़ख्र की बात नहीं है अगर एक फैमिली ये कहे कि जनाब हम तो एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाते, हम एक दूसरे को हक भी नहीं करते, आप तो ईद भी नहीं मिलते। इतने लोग हैं, अगर कोई डॉक्टर सारे इस पे मिलके मेरे साथ स्टडी करें तो वो कहेंगे कि ये कोविड वाले वाक़े के बाद लोगों में मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी बढ़ी है। और इसकी वजह? और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, ये जो हम लोगों ने समझा था ना कि आइसोलेट कर दें, सब कुछ कर दें, ये जो हमारे अंदर आइसोलेट होने का, उसके बाद भी अभी भी क्या है, अभी भी लोगों की आदतें जो हैं वो आइसोलेशन पर ही जा रही हैं।
वो क्या और पुराने लोगों में हमारे माँ बाप को देख लें ओए और हम क्या करते हैं देख लें। और ये जो ये पूरा मौजूद है जिस पे बात हो सकती है। मैं आपको बता जो हम आइसोलेट होते जाएंगे, हमारी ऑक्सीटोसिन कम होती जाएगी, हमारी एजिंग प्रोसेस बढ़ता जाएगा, हम जल्दी मरते जाएंगे। मरने में सबसे पहले आपके गोनेड्स मरेंगे, आपके टेस्टिस, आपकी ओवरीज और आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट। इसका मतलब टच बड़ी इंपॉर्टेंट है। टच बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओए राबिया, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राबिया। डॉक्टर साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र। मैं जब से आपकी पोस्ट देखी है मैं तब से बहुत एक्साइटमेंट में हूँ मेरी कब डॉक्टर साहिबा से बात हो और मैं भी अपने लिए थोड़ी सी डिस्कशन करूँ। जी फरमाइए बेटा, सुन रही हैं डॉक्टर साहब। जी जी। अच्छा, मैं एक्चुअली जेंडर सिलेक्शन के लिए आपसे रब्ता करना चाह रही थी। जेंडर सिलेक्शन के लिए कितनी बेटियां हैं आपकी? मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास भी एक बेबी बॉय हो। और एज कितनी है? मेरी एज है 32 इयर्स। चलो ठीक है, 35 से पहले कर लो। बड़ी अच्छी बात है। हाँ। आपने फैसला जो है ये शौहर से मिलके किया है कि नहीं? जी शौहर से मिलके ही, वो भी ये चाहते हैं कि एक बेटा हो। तो अच्छा, बेटियां ज्यादा हो तो वैसे सोशल प्रेशर ज्यादा होता है? आप कह सकते हैं होता है, इन लॉज की तरफ से होता है, सोसाइटी की तरफ से होता है। जी। तो जेंडर सिलेक्शन जो है वो इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि प्रेशर जो है वो इन लॉज की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से आता है कि बेटियां हैं? नहीं, एक्चुअली ये भी एक फैक्टर है, लेकिन मैं खुद से भी चाहती हूँ कि मेरा एक ख्वाहिश तो होती है इंसान के अंदर कि आपके पास भी अल्लाह ताला दोनों जो है वो दे दें, जेंडर्स हों तो औरत स्पेशली अपने आप को मुकम्मल फील करती है। ये अच्छी बात की तुमने, बड़ी ईमानदाराना बात की राबिया तुमने, बड़ी ईमानदाराना बात की। लेकिन एज अ मदर, एज अ फादर मेरी दुआ हमेशा ये होती है कि अल्लाह ताला मुकम्मल कामिल सेहत के साथ औलाद दे और खुशकिस्मती के साथ एक नेक नसीब औलाद दे। ये बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह ताला तुम्हें सानी दे। आप किस शहर में रहती हैं? मैं लाहौर में रहती हूँ। तो डॉक्टर साहिबा से आपने रब्ता किया पहले? मैंने रब्ता नहीं हो सका, मैं इनको सोशल मीडिया पे फॉलो करती हूँ। तो मैंने जब रात को इनकी पोस्ट देखी तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये थ्रू प्रोग्राम इनसे रब्ता करती हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह फिजिकली भी मैं डॉक्टर साहिबा को विजिट कर लूँगी। ज़रूर करना। अच्छा राबिया, आपको ना जेंडर सिलेक्शन से मुतालिक मैं एक बात बताने लगी हूँ, आप सुने ताकि दूसरे लोगों को भी पता हो। बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनका बिलाल साहब ये ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा बेटा पैदा हो, और मर्द भी इस ख्वाहिश में क्या करते हैं, दूसरी शादी करते हैं। ख़ास तौर पे उन मर्दों के लिए मेरा मैसेज है कि स्पर्म मेल और फीमेल के एक्स और वाई कैरिंग स्पर्म जो हैं वो मर्द में होते हैं, औरत के दोनों हाथ पे एक्स। यानी कि बेटी होनी है या बेटा होना है ये फैसला मर्द का स्पर्म करेगा। और ये देखें कि हम जो साइंस के साथ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मिलाते हैं तो पता चलता है कि साइंस ने तो अब रगड़े खा के ये बताया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया था कि औलाद मर्द के नसीब में है। एग्जैक्टली साइंस भी ये कहती है कि बेटा और बेटी आना मर्द की तरफ से है। तो अगर मर्द शादियां दूसरी कर ले या तीसरी कर ले या चौथी कर ले, फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इससे फर्क ये पड़ सकता है कि हाँ, अगर एक बीवी में बच्चा होने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है और वो चाहता है मैं मज़ीद बच्चे पैदा करूं, ट्राई करूं, और अगर आप वीक स्पर्म से बच्चा भी पैदा करेंगे ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आज का जो मैसेज है, मैं चाहती हूँ कि इसको बेशक आप कट करके भी लोगों को दिखाएं कि जो मेल स्पर्म में अगर प्रॉब्लम है और वो पहले 4 बेटियां हो गई एक औरत से, अब उसको मीनोपॉज आ गया, अब वो बगैर इलाज के दूसरी बीवी लाता है और तुक्के से उसका भी तीसरी चौथी दफ़ा में बेटा पैदा हो जाता है। तो याद रखें, वीक स्पर्म अगर एसिडिक एनवायरनमेंट में जाके मिल भी जाता है तो उस बच्चे का IQ लेवल ख़राब होगा, उसमें कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़ आने का चांस है। इट इज़ रादर बेटर कि आप बीवी बदलें, ये आपके लिए बेहतर है कि आप पहले साइंस की जो है वो उसकी तरफ तवज्जो करें कि वो क्या आपका इलाज क्या है, मेडिकल साइंस में क्या है इलाज। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी वालेकुम सलाम सर। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद जावेद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जी जावेद, हुक्म फरमाइए बेटा। सर जी मैंने डॉक्टर साहिबा का एड्रेस लेना था और इनके हॉस्पिटल पिंडी में किधर है ये पूछना था। आप रावलपिंडी में हैं? जी जी। तो डॉक्टर साहब लाहौर में है? रावलपिंडी में नहीं बैठे डॉक्टर?
याद कमाल कर रहे हो। नहीं, सही है। लाहौर में आना पड़ेगा आपको। लाहौर आना पड़ेगा बेटा आपको। एड्रेस जो है जहाँ पे आपने फ़ोन किया, आप यहाँ से नंबर और एड्रेस ले सकते हो, लेकिन आना पड़ेगा आपको लाहौर। आप गूगल करें, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। हाँ, आजकल तो बड़ा आसान है, नाम लिखें, गूगल करें, आपको हर चीज़ लोकेशन आ जाती है। हाँ, डॉक्टर साजिदा शाहनवाज लिखें, हर चीज़ आएगी, कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह ताला। लेकिन डॉक्टर साहब, बाकी पाकिस्तान के जो शहरें हैं, इनके अंदर भी बहुत बड़े बड़े अदारे तो हैं पाकिस्तान के अंदर। ये एक क्या बहुत से अदारे जो हैं पाकिस्तान के अंदर, कराची से लेके इस्लामाबाद तक, IVF वगैरह की सूरत। IVF तो इस वक्त पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि 15 सेंटर हैं जो बेहतरीन सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो अभी लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है ना मेरे तक पहुंचने की, वो है बायोलॉजिकल पेरेंटिंग के लिए स्टेम सेल के लिए। स्टेम सेल और कोई नहीं कर रहा। और स्टेम सेल मैं अगर कर भी रही हूँ ना, तो पहले तो मेरे जितना हौसला करें, क्योंकि इसमें बड़ी कंट्रोवर्सीज है। ये स्टेम सेल जो है, इसके ऊपर एक मुकम्मल बात करेंगे इंशाल्लाह। कंट्रोवर्सीज है, कंट्रोवर्सीज भी हैं लोगों के अपने, फिर उसमें फेस करने की भी होती है। जीनत इकराम हमारे साथ हैं। जी जीनत इकराम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। सर मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं और मेरे यहाँ एक दफ़ा भी मतलब कि मुझे कोई औलाद की खुशी नहीं मिली। अच्छा। तो मैं डॉक्टर साहिबा से मेरी गुजारिश है कि वो मेरे लिए कुछ करें। अच्छा, आपके मियाँ राजी हैं डॉक्टर साहब के पास आपके साथ आने को? जी बिल्कुल, नहीं भी आए तो मैं लेके आऊंगी मैं, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा बातें सुन के थक गई। नहीं भी आए तो मैं लेके आऊंगी। किस में लेकर आओगी? हाँ, ये बात हमने अच्छी की, लेकर आओगी। ये बताओ कि अभी कोई टेस्ट वेस्ट करवाए आपने, पहले कोई ट्रीटमेंट कराया? जी सर, मैंने अभी ये ना, मेरे पहले फाइब्राइड थे, मेरा ऑपरेशन हुआ। अच्छा। और उन्होंने कहा कि आपने ना दोबारा टेस्ट करवा के आना है, तो वो बस मैं इसी डर से मैं करवा नहीं सकी, कोई प्रॉब्लम कुछ आ गए। अच्छा। तो जब मैंने करवाया तो उन्होंने कहा आपके दोबारा हो गई है फाइब्राइड। अच्छा, फाइब्राइड। जी, तो अभी क्या करें? उसके बाद इसमें मेरी ट्यूब्स का भी प्रॉब्लम आ रहा है। वो मुझे डॉक्टर कह रहे थे कि आपकी ट्यूब जो है ना वो स्वेलिंग है, आप मतलब कि आपका IVF ही होगा। उन्होंने मतलब मुझे इस तरह करके। जीनत मेरी बात सुनो गौर से। ये इससे पहले कि प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, क्योंकि इनके तवस्सुत से बड़ी सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट आई हैं। पहली तो बात ये है, ख़वातीन का ये कहना फाइब्राइड हो गया है तो अब बच्चा नहीं हो सकता, ये गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। फाइब्राइड बेसिकली होता क्यों है? जब औरत के अंदर शदीद ख्वाहिश होती है ना बच्चा पैदा करने की, और वो यूट्रस बच्चा नहीं पैदा करता, बच्चा नहीं पालता, तो वो फाइब्राइड पाल लेता है। ठीक। ये एक तो ये वजह होती है। इनफर्टाइल लोगों में ज़्यादातर होता है। इसके अलावा भी और भी वजूहात हैं, लेकिन ये कॉमन ये है। दूसरी बात है कि ये जो आपको लोग आके कह रहे होते हैं, डॉक्टर्स भी और प्लस नीम हकीम खतरा जान, वो कहेंगे डॉक्टर साहब हमें उन्होंने कहा तुम्हें सोच बड़ी है। ऐसी कोई टर्म नहीं है। हमें 18 बड़ा है, ऐसी भी कोई टर्म नहीं है। फिर कहेंगे तुम्हारी, मुझे जी फलां डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी बच्चेदानी का मुंह बैक पे है इसलिए बच्चा नहीं हो रहा। ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ें, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, मिसनोमर्स हैं, इनसे निकलें। आपको अगर प्रॉब्लम है, लोगों को मसला पता लग रहा है, तो उनको कहें कि जल्दी आएँ, जल्दी किसी अच्छे सेंटर जो इनफर्टिलिटी को डील करते हैं। ज़ैनब सुन रही हो जीनत? और देर ना करो जीनत, ये ना हो कि आपका टाइम गुजर जाए। फौरन जाना है डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि फाइब्राइड अगर होना शुरू हो गया लेकर जाने हैं। फाइब्राइड जो है तुम्हें हो गए, लेकिन डॉक्टर साहब कह रही हैं कि उम्मीद बहुत ज्यादा है। तुम फौरन जाओ और अपना इलाज कराओ। जी सर। और मियाँ को लेकर जाना है। मैं उनको लेके जाऊंगी सर, मैं उनको लेके जाऊंगी। और घूर के देखना है उसको ले जाते हुए, तो उसे कहना है चल साथ। नहीं, मिन्नत ही कर सकती हूँ, घूर के तो नहीं, वो तो उल्टा मुझे। ये कौन सी बीवी है जो मिन्नत करती है? नहीं, वो अचानक आ गई। आपने ये जो कहा ना घूर के लेके जाना है, इसका तो मैं बनाऊंगी क्लिप और मौलवी आपके खिलाफ फतवा देंगे। हाँ, सारे मौलवी कहेंगे देखो बिलाल पाकिस्तान की जमहूरिया पाकिस्तान की खवातीन को खराब कर रहा है। और आपको लेके जाओ बेटा, आयत करीमा पढ़ो और अल्लाह ताला आसानी करेगा। डॉक्टर साहब आप बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, यकीन करो, और अल्लाह के खौफ से बड़ा डरती हैं इनके। हाँ, जाओ ज़रूर, अल्लाह ताला बरकत भी डालता है। बरकत वाली जगह होती हैं, ये जगह बरकत वाली है। तुम जाओ, अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी देगा इंशाअल्लाह ताला। सलामत रहो जी। अस्सलाम वालेकुम फक्कर जी। साक साहब जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इंफॉर्मेशन आपसे थोड़ी सी चाहिए थी IVF के बारे में। जी बताइए।
سر لیفٹ ٹیوب جو ہوتی ہے عورت کی مطلب وہ بالکل ہے نہیں، تو کیا اس صورت میں ممکن ہے آئی وی ایف کا یہ مرحلہ؟ ہاں نہیں، پہلی تو بات ہے اگر لیفٹ ٹیوب نہیں ہے رائٹ ٹھیک ہے تو آئی وی ایف کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. ایک ٹیوب بہت ہے. مطلب کافی سارے ڈاکٹر سے پوچھ چکے ہیں، علاج کروا چکے ہیں، تو یار ایک ٹیوب جو ہے وہ ٹھیک ہے نا، تو ایک ٹیوب تو ٹھیک ہے نا. نہیں پھر انہیں سمجھنے میں بالکل ایک ٹیوب ٹھیک ہے. ہاں ایک ٹیوب ٹھیک ہے، لیکن اگر بچہ آپ کا نہیں ہو رہا اور آپ کو 5 سال گزر چکے ہیں تو آئی وی ایف از دا اسٹریٹ وے انڈیکیشن. ٹھیک جانا چاہیے. اوکے میم، تھینک یو. بس یہی پوچھنا تھا کہ کیا ایک ٹیوب کی صورت میں یہ آئی وی ایف ممکن ہے؟ بالکل ہے، اور اچھے ڈاکٹروں کے پاس جانا کر رہے ہیں. یہ بھی بات سنو، غریب اگر ایک ٹیوب بھی نہ ہو تب بھی آئی وی ایف ممکن ہے. کیا دونوں ٹیوب بھی ایبسنٹ ہو تب بھی آئی وی ایف ممکن ہے. آپ کی تو ایک ہے، آپ کو تو دونوں ٹیوبیں بند ہو نہ ہو پھر بھی پاسبل ہے آئی وی ایف. وہ انڈا نکالا جا سکتا ہے. اچھی خبر ہے یہ، ماشاء اللہ تعالیٰ، بہت بہت اچھی خبر، بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب جینڈر سلیکشن میں کاسٹ کتنی آتی ہے؟ جینڈر سلیکشن میں 3 طریقے ہیں جو ہم آفر کرتے ہیں. اس وقت جو پاکستان میں ایک ہی طریقہ آفر کیا جا رہا ہے باقی سینٹر، اور وہ ہے پی جی ڈی، جو کہ بہت مہنگا ہے. اس میں پہلے 6 لاکھ 5 سے 6 لاکھ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا خرچہ ہے. پھر وہ جو ایمبریو کہتے ہیں اس کا 5 سے 6 لاکھ روپے کا خرچہ. پہلے آئی وی ایف ہوا، پھر ان ایمبریو کی پہچان کروانی ہے جس پہ دوبارہ 8 لاکھ خرچہ دوبارہ آتا ہے. وہ ہم ڈالرز میں باہر پے کرتے ہیں اور اس کی بایوپسی کو باہر بھیجتے ہیں. تو اس طرح جو وہ طریقہ کار ہے وہ 13-14 لاکھ میں پڑ جاتا ہے بندے کو. وہ بہت مہنگا ہے. دوسرے جو 2 طریقے ہیں جو میں عام طور پر پیشنٹس کی جن کی ٹیوب بند نہ ہوں یا جن کے پہلے بچے ہوں، ایک ہے مائکروساٹ اور ایک ہے آئی ایس ایس ایف. اچھا، ان ویوو سلیکٹڈ سپرم سلیکشن. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ طریقہ کار ایسا ہے کہ اس کی بیس یہ ہے کہ ہر عورت کو اللہ نے فرٹیلیٹی ونڈو دی ہے. اس فرٹیلیٹی ونڈو میں وہ جو کہ مہینے میں ماہواری کے خاص 3-4 دن ہوتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے جو فلٹر عورت کا میوکس پلگ بنایا وہ ایکٹیو ہوتا ہے. ایکٹیو ہونے کا مطلب ہے اس میں پورس، جیسے یہ جالیاں آپ کی بیک پہ ہیں، پورس سائز ہو جاتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان پور کے سائز کو ایک کیمیکل ری ایکشن بنا کے ان کو تھوڑا ٹائٹ کرنا ہے تاکہ اس میں سے جو نیرو ہیڈ والے وائی اسپرم میں وہ پاس کر سکیں اور ایکس والے نہ کریں. اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 3 سے 4 ماہ، 3 سے 4 ماہ ہوتے ہیں. اگر 4 ماہ کے بعد وہ دوبارہ پورز اپنی سائز پہ آ جاتے ہیں. تو وہ گھر بیٹھے ہوئے انفارمیشن جو تھی وہ بڑی زیادہ تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کلاس روم میں بیٹھا ہوں اور مجھے بڑا مزہ آتا ڈاکٹر صاحب آتے ہوئے. لیکن یہ جو بات ہے نا اسٹیم کی، یہ دوبارہ کریں گے اور ضرور کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی سائنس ہے جو کہ آئندہ آنے والے وقت کے اندر جو ہے یہ بہت ڈیولپ ہوگی اور ہو رہی ہے. اور پاکستان کے اندر اگر یہ ہو رہی ہے تو اس میں اور کیا کیا اپرچونیٹیز ہمیں مل سکتی ہیں. ضرور بات کریں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ سلامتی دے اور سلامتی دینے والوں میں سے رکھے. آمین.